अनइन्फॉर्म्ड सर्च के आखिरी लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बाई डायरेक्शनल सर्च और ग्राफ थियरी के बेसिक्स देखेंगे। ग्राफ थियरी के बेसिक्स इसलिए क्योंकि इसके टर्मिनोलॉजी पूछ लेते हैं वाइल आस्किंग द गेट क्वेश्चंस। तो अगर आपको टर्मिनोलॉजी नहीं मालूम तो आप वो गेट क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं आपको बेसिक्स प्रोवाइड कर दूंगा। फिर इस लेक्चर के बाद हम गेट के PYQs करेंगे और ये वाला चैप्टर हो जाएगा समाप्त। चलिए अब लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक प्रॉब्लम से। सर जी क्या है प्रॉब्लम? देखो ये मेरे पास एक ट्री डायग्राम है जिसमें इनिशियल स्टेट ये है और ये मेरा गोल स्टेट है। मेरे को यूज़ करना है BFS और आंसर निकालना है। सर बड़ा इजी है। इनिशियल स्टेट से अगर हम जाए तो इनिशियल स्टेट गोल स्टेट नहीं है तो हम चेकिंग करेंगे यहाँ पर क्या गोल स्टेट मिला, नहीं। तो आगे चेकिंग करेंगे क्या गोल स्टेट मिला, नहीं। आगे चेकिंग करेंगे गोल स्टेट मिला, नहीं। फिर आगे चेकिंग करेंगे गोल स्टेट मिला। तो कितना एक्शन आपने लिया? सर 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, 4 टाइम्स एक्शन लेना पड़ा तब जा करके मुझे गोल मिला। क्या ये रिड्यूस हो सकता है क्या? क्योंकि बहुत टाइम लग गया, बहुत स्पेस लग गया। यही मेरी प्रॉब्लम है BFS के अंदर कि जब BFS का इस्तेमाल होता है, हॉरिजॉन्टल चेकिंग करते हैं तो इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट जाने के लिए काफ़ी एक्शंस लग जाते हैं, जिसकी वजह से टाइम और मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है। और हम हमेशा एफिशिएंसी की तलाश में रहते हैं, तो हम इसको कट डाउन करना चाहते हैं कि इसको हाफ से कट डाउन कर सकते हैं, यानी 4 टाइम्स नहीं 2 टाइम्स एक्शन में ये काम हो सकता है। सोचिए क्या कोई ऐसा लॉजिक है? अगर रियल लाइफ में मैं आपको ऐसी प्रॉब्लम दूं तो शायद आप सोच सकते हो। मान लो आप हो स्टेशन A पर और आपकी गर्लफ्रेंड है स्टेशन B पर। अक्सर आप अगर अपने स्टेशन A से गर्लफ्रेंड को मिलने स्टेशन B पर जाते हो तो आपको 4 घंटे सिर्फ जाने में लगते हैं और वापस आने में 4 घंटे, 8 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। फिर घर वाले पूछते हैं कि इतना देर क्यों हो रहा है? तो आपको डर है एक दिन तो पकड़ा जाऊंगा। तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि 8 घंटे का हिसाब नहीं, 4 घंटे में हमारी सारी कहानी ख़त्म हो जाए। तो अब कैसे होगा? सर जी एक काम करेंगे, हम गर्लफ्रेंड को कह देंगे कि मैं अपने स्टेशन से तुम्हारे स्टेशन नहीं आ रहा। हम एक समझौता कर लेते हैं कि एक काम करते हैं, कहीं बीच का स्टेशन होगा स्टेशन C, तो उधर आ जाते हैं। और वो स्टेशन C तक पहुंचने के लिए मेरे को 2 घंटे लगते हैं तो तुमको भी 2 घंटे ही लगेंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं अपने स्टेशन से तुम्हारे स्टेशन पर जा रहा था तो मेरे को 4 घंटे लगे थे। तो स्टेशन C तो बीच में है, तो मेरे को 2 घंटे लगेंगे, तो तुम वहाँ से निकलोगे तुमको भी 2 घंटा लगेगा। हाँ सर जी ये बात ठीक है। और जब घर जाने की बात आएगी तो मैं 2 घंटे में वापस घर पहुँच जाऊँगा और तुम भी 2 घंटे में पहुँच जाओगे। यानी आपका प्रॉब्लम सॉल्व। जो 8 घंटे आपको पूरी कहानी के लगते थे, अब वो पूरी कहानी 2 जाने का 2 आने का, यानी 4 घंटे में आपने पूरी कर ली। अगर रियल लाइफ में आपने ऐसा एक मिडिल ग्राउंड बनाया है जहां पर तुम निकलोगे और वो भी निकलेगी, मिलेंगे और फिर काम हो जाने के बाद घर, सेम यहां पर भी तो कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा कह दूं कि इनिशियल स्टेट और गोल स्टेट, अगर इनिशियल स्टेट आप हो, गोल स्टेट आपकी गर्लफ्रेंड है, तो इनिशियल स्टेट से तुम आगे बढ़ो, ये गोल स्टेट से आगे बढ़ेगा और कहीं ना कहीं बीच में मिल जाएंगे तो कहानी पूरी हो जाएगी। सल्यूशन पाथ मिल जाएगा कि अगर यहाँ से कोई आ रहा है, यहाँ से कोई आ रहा है और अगर मिलन हो गया तो पाथ एग्जिस्ट करता है, ये पूरा पाथ एग्जिस्ट करता है। और अगर मिलन नहीं हो पाया तो पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। सिंपल सी बात। और इसी सर्च को कहते हैं बाई डायरेक्शनल सर्च। कोई ऊपर से आ रहा है और एक नीचे से आ रहा है, तो 2 डायरेक्शन हुआ ना, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। इसी को कहते हैं बाई डायरेक्शनल सर्च और ये हमारा नेक्स्ट एल्गोरिदम है। समझ में आया? बाई डायरेक्शनल सर्च एल्गोरिदम। अब आपके सिलेबस में हमको BFS यूज़ करके ये सर्च एल्गोरिदम पूरा करना है, क्योंकि बाई डायरेक्शनल है ना। तो अगर हम ऊपर से आएंगे यानी फॉरवर्ड सर्चिंग, इनिशियल स्टेट से आएंगे तो BFS स्टाइल से जाना, और अगर आप गोल स्टेट से आ रहे हो तो उसको बैकवर्ड सर्चिंग कहते हैं, क्योंकि गोल स्टेट से उल्टा आप जाओगे, है ना।
तो जब वो भी सर्च कर रहे हो तो आपको BFS वाला स्टाइल से सर्च करना है, और जब BFS वाला स्टाइल होगा तो कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल चेकिंग। तो पहले ये अपना अपना लेवल चेक करेंगे, नहीं मिला, मिलन नहीं हुआ, कॉमन पॉइंट नहीं आया, तो ऊपर से फिर वो ऐसे इस वाले लाइन में चेक करेगा, ठीक है। सिमिलरली नीचे से ये इस वाले लाइन में चेक करेगा, क्या मिलन हुआ, नहीं हुआ, कॉमन पॉइंट नहीं मिला ना, ठीक है। फिर ऊपर से सर्च में इधर आएगा और नीचे से सर्च में भी इधर आएगा, क्या मिलन हुआ, हुआ, तो सर्च खत्म, स्टॉप, सॉल्यूशन पाथ मिल गया है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है। बाई डायरेक्शनल सर्च रन्स टू सर्च साइमल्टेनियसली। फॉरवर्ड सर्च में हम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हैं, या आप कह लो स्टार्ट नोड से, BFS लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। बैकवर्ड सर्च में गोल नोड से स्टार्ट करते हैं, या गोल स्टेट कह लो, वहाँ पर भी BFS का लॉजिक यूज़ करेंगे। एल्गोरिथम को रोक देना है जब बोथ सर्चेस मीट, और अगर मीट ही ना हो तो समझ जाना सोल्यूशन पाथ ही नहीं है। क्लियर। चलो अब एक बार है ना, हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस पर प्रॉपर तरीके से लगा करके सर्चिंग देखते हैं। इसमें तो सिर्फ डायग्राम से मैंने आपको बता दिया ना, अब थोड़ा सा प्रॉपर सर्च ऑर्डर देखते हैं। जब मेरे पास ये डायग्राम है, पहले आप खुद से ट्राई करो फॉरवर्ड सर्च और बैकवर्ड सर्च, मिलन हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ तो कहाँ पर हुआ, ठीक है। फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। कर लिया ट्राई, चलो मेरी बारी। फॉरवर्ड में तो इनिशियल स्टेट में A पर हूँ, बैकवर्ड में मैं गोल स्टेट G पर हूँ, ठीक है। तो ये दोनों सेम है क्या, सेम नहीं है, तो एल्गोरिदम को स्टार्ट करते रहो, रोको मत इसको, ठीक है, क्योंकि ये सेम नहीं है तो एल्गोरिदम में आगे बढ़ो। तो BFS के हिसाब से अब हम नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे तो C पहले मिलेगा, और नीचे से जब BFS का इस्तेमाल करेंगे तो F पहले मिलेगा। तो क्या अभी भी सेम आए, क्या सेम नहीं आया सर जी, एल्गोरिदम को चालू रखो। C के बाद वो जाएगा B पर, F के बाद वो किधर जा रहा है सर E पर, क्या दोनों सेम है, क्या नहीं है, एल्गोरिदम चालू रखो। अब जब ऊपर से हम अब एल्गोरिदम चालू रख रहे हैं तो नेक्स्ट लेवल हमारा ये D आ रहा है, और नीचे से भी जब हम एल्गोरिदम चालू रख रहे हैं तो नेक्स्ट लेवल D ही आ रहा है। तो क्या अब दोनों सेम हुए तो स्टॉप, सेम हो गए तो स्टॉप। एंड फाइनली इस तरीके से ये आपका चेकिंग यानी सर्च ऑर्डर काम करता है, ठीक है। यहाँ पर उसने देखा सेम नहीं तो चालू रखा, सेम नहीं चालू रखा, सेम नहीं चालू रखा, सेम हो गया तो रुक गया। अब ये आपका सोल्यूशन पाथ नहीं है। सोल्यूशन अगर पाथ आपको लिखना है तो उसमें आपको ट्रेस करना है पेरेंट नोड, और क्योंकि अब आपका यहाँ पर दो चेकिंग हो रहा है, एक फॉरवर्ड चेकिंग और बैकवर्ड चेकिंग, तो जब फॉरवर्ड चेकिंग कर रहे हो तो जब पेरेंट नोड को ट्रेस करोगे तो उसके बाद रिवर्स करना है ऑर्डर, बट जब आप बैकवर्ड चेकिंग कर रहे हो तो जो ऑर्डर आपको मिला है वही रखना है, रिवर्स मत करना। सर ऐसा क्यों, बताता हूँ। देखो, जब आपने ये ट्रेस किया तो डी से पूछा पेरेंट नोड क्या है, अब सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, मान लो हम हमेशा लेफ्ट वाला को पेरेंट मानेंगे। सो डी का जो पेरेंट है वो सी है, सी का पेरेंट ए है, सो डी सी ए ये आया, इसका रिवर्स करना है तो ए सी डी होगा, तो ये ए सी डी रिवर्स ऑर्डर करके आ गया, है ना। अब बैकवर्ड वाले को पूछो डी ये रहा, है ना। अब पूछो तुम्हारा पेरेंट कौन है, अब ये उल्टा चेकिंग हुआ था ना, तो पेरेंट यानी नीचे की तरफ होगा उसका। सो एफ या ई कोई भी हो सकता है, हम लेफ्ट वाला ले रहे हैं तो फॉर से एफ है उसका पेरेंट। फिर उसके बाद उसको पूछो तुम्हारा पेरेंट कौन है, तो जी है। सो डी एफ जी ऐसे ही रखो, इसका ऑर्डर रिवर्स मत करना। सो डी एफ जी ऐसे ही रखा और ये सोल्यूशन पाथ आ गया। समझ में आ गया आपको। मैं इसलिए इतनी बारीकियों से चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर ट्विस्ट करते हैं हर बार। कभी पूछेंगे सर्च ऑर्डर का पैटर्न बताओ, कभी पूछेंगे सोल्यूशन पाथ बताओ, तो आपको सारा क्लैरिटी होना चाहिए ताकि एग्जामिनर जो भी पूछे हमको आता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि अगर मैं डेप्थ के लेवल पर बात करूँ कि इनिशियल स्टेट होता है डेप्थ 0 पर, गोल स्टेट होता है डेप्थ D पर, तो जब आप ऊपर से नीचे ऐसे नॉर्मली BFS की चेकिंग करते हो तो आपको डेप्थ D तक जाना पड़ता है, इसलिए काफ़ी टाइम लगता है। वही अगर आप बाई डायरेक्शनल सर्च यूज़ करते हो तो वो क्या करता है, वो बेसिकली इस पूरे डिस्टेंस का आधा कर देता है, D/2 कर देता है और एक कॉमन पॉइंट बनाता है, ताकि जब ऊपर से आप नीचे ट्रैवल करो तो आपको D/2 ही करना है, और जब नीचे से ऊपर ट्रैवल करो तो D/2 ही करना है। यानी फॉरवर्ड डेप्थ D/2 है और नीचे से जा रहे हो तो बैकवर्ड डेप्थ भी D/2 है। ये आपका बेनिफिट हो जाता है कि अगर टाइम 1 है तो ऊपर से एक कदम चला तो नीचे से भी एक कदम चला, टाइम 2 है तो ऊपर से एक तो नीचे से भी एक।
जबकि अगर नॉर्मली हम देखते, बाई डायरेक्शनल नहीं होता, अगर नॉर्मली देखते तो T1 पर क्या होता, T1 पर पहला एक्शन हुआ, फिर T2 पर दूसरा हुआ, T3, T4, T5, ऐसे D तक जाना पड़ता। इसलिए यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वैसे BFS में आपकी होती है बिग O ऑफ B का पावर D, क्योंकि एक एक करते आप पूरा गोल डेप्थ तक जाते है ना, ये आपका BFS में होता। बट अगर मैं अभी का बाई डायरेक्शनल सर्च का बात करूँ तो हम एक एक करके नीचे नहीं जा रहे हैं, हम मिडल ऑफ दी कह रहे हैं कि फॉरवर्ड सर्च जो है वो मिडल ऑफ दी आ जाएगा, यानी B का पावर D/2, क्योंकि BFS का ही मॉडिफिकेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो इसी फॉर्मूला का मॉडिफिकेशन यहाँ पर करके बता रहा हूँ, बिग ऑफ B का पावर D। ये फॉरवर्ड के लिए हुआ, आप कहोगे सर बैकवर्ड वाला भी तो कर रहा है, हाँ, तो प्लस B का पावर D/2 बैकवर्ड के लिए भी है ना। बट अगर मैं आपको कहूँ कि ये अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला है, सो बिग O ऑफ 2 टाइम्स B का पावर D/2 इज सिंपली बिग O ऑफ B का पावर D/2। अप्रोक्सीमेशन में हम इसको ऐसे अप्रोक्स कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड हमको यहाँ पर उसका नेचर जानना है। सो नेचर यहाँ पर बता रहा है कि ये टाइम जो है वो आधा कर देता है, अगर डेप्थ D है तो वो D/2 में काम कर देता है, राइट। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ, सेम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए भी। ओके, तो यहाँ पर ये आपका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया है फॉर बाई डायरेक्शनल। कंप्लीटनेस और ऑप्टिमलिटी की बात करें, कंप्लीटनेस यस, अगर सोल्यूशन है निकाल करके देगा, नहीं है तो वो भी बता देगा। ऑप्टिमल डेफिनेटली ऑप्टिमल है, क्यों, क्योंकि BFS का लॉजिक यूज़ कर रहे हैं, तो जब BFS ऑप्टिमल था तो ये भी ऑप्टिमल ही है। बात समझ में आ रही है ना। अब आप कहोगे सर ये तो फिर यूनिट कॉस्ट के लिए ही ऑप्टिमल रहा ना, अगर वेट्स लगा दिए, अगर उसमें एजेस में डिफरेंट कॉस्टिंग आने लगी तो फिर तो दिक्कत होगा। एग्जैक्टली जैसे BFS में दिक्कत होता था, यहाँ पर भी दिक्कत होगा। क्रिस्टल क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और वैसे तो आपने सब कुछ देख लिया है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम में हमने कितने टाइप देखे, 6 टाइप देखे, और ये 6 टाइप को मैं 2 फैमिलीज़ में बांटता हूँ। सर कौन सी 2 फैमिली बनेगी, एक है BFS, दूसरा है DFS। अब DFS का जो मॉडिफाइड था वो था DLS और इसका मॉडिफाइड था IDS। हालांकि BFS का ही प्रॉब्लम्स को हम सुलझाते सुलझाते UCS का डिस्कशन किए, और अभी हमने बाई डायरेक्शनल सर्च का डिस्कशन किए, ठीक है। तो ये 2 फैमिली है, इसलिए जब आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मॉडिफिकेशन देखोगे तो यहाँ पर आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था बिग O ऑफ B का पावर D, तो मैं टाइम लिख देता हूँ, और यहाँ पर जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी था उसका था बिग O ऑफ B का पावर D, दोनों सेम था, है ना। और इसी को मॉडिफाई किए थे इन UCS, इसी को मॉडिफाई किए थे इन बाई डायरेक्शनल। और अगर DFS का हम देखें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो वो था बिग O ऑफ B का पावर M, क्योंकि ये मैक्सिमम डेप्थ तक जाता है। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो बिग O ऑफ B इंटू M, क्योंकि अगर एक ब्रांच में चला गया तो उसी के नोड्स कैप्चर करेगा, पूरे ग्राफ का नोड कैप्चर नहीं करेगा, ब्रांच में जा जा करके उसी के नोड कैप्चर करेगा, इसलिए B इंटू M था। और उसी का फिर मॉडिफिकेशन हमने रेस्ट में देखा। तो अगर मैं एक टेबल बना लूँ तो टेबल इस प्रकार से दिखेगा, 6 एल्गोरिदम्स और उनका टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और कंप्लीटनेस और ऑप्टिमैलिटी, ये 4 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं हर एल्गोरिदम के। तो मैंने एक टेबल बना दिया है ताकि अगर एग्जामिनर सवाल पूछे सीधा आपको मालूम हो आंसर क्या। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट फैमिली की, BFS, UCS और बाई डायरेक्शनल। तो BFS में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ B का पावर D और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ B का पावर T, दोनों सेम। कंप्लीटनेस है क्या, बिल्कुल। सोल्यूशन है तो निकाल करके देगा, नहीं है सोल्यूशन तो नहीं देगा। ऑप्टिमैलिटी डेफिनेटली, बट ये ऑप्टिमल तभी है जब ग्राफ के अंदर ऑल दी एजेस हैव सेम कॉस्ट, और अगर सर जी डिफरेंट कॉस्ट हो जाए तो याद करो UCS, तब वो ऑप्टिमल है। तो UCS बेसिकली सब सिनारियो में ऑप्टिमल है, अगर सारे एजेस के कॉस्ट सेम हो तब भी, ना हो तब भी। ओके, कंप्लीट है क्या, डेफिनेटली UCS भी कंप्लीट है। और अगर इसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये भी वैसा ही दिखता है, बिग O ऑफ B का पावर D, बट यहाँ पर D जो है वो है 1 प्लस फ्लोर फंक्शन ऑफ C स्टार बाई एप्सिलॉन, ठीक।
फिर अगर बाई डायरेक्शनल की बात करें तो अभी अभी आपने देखा इसका भी दोनों टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, बिग ओ ऑफ बी का पावर डी नहीं, d/2, क्योंकि बीच रास्ते मिलते हैं, सो d/2। क्या ये कंप्लीट है? डेफिनेटली ऑप्टिमल है, यस, अगर एजेस के कॉस्ट सेम हो, क्योंकि BFS का ही मॉडिफिकेशन है ये, है ना, BFS का बच्चा है तो मॉडिफिकेशन है, इसलिए तो BFS का जो लॉजिक है वो यहाँ पर भी लग रहा है। तो ये पहली फैमिली हो गई है कंप्लीट। अब जो दूसरी फैमिली है उसका देख लेते हैं, DFS, DLS और IDS। सो DFS में बिग ऑफ B का पावर m, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ b इंटू एम। कंप्लीट है क्या? नहीं, क्योंकि अगर इनफाइनाइट स्टेट में चला जाता है तो फंस गया, सोल्यूशन नहीं देगा। ऑप्टिमल है क्या? नहीं, क्योंकि डेप्थ में जा करके फिर बैक ट्रैक करके गोल स्टेट में जा सकता है, तो ऑप्टिमल नहीं है। DLS की बात करें तो एक लिमिट लगा दो और फिर DFS यूज़ करो, तो उस केस में वो लिमिट L डेप्थ तक ही जाएगा, इसलिए बिग ऑफ b का पावर L, और यहाँ पर m की जगह रिप्लेस कर दो L, ठीक। और यहाँ पर कंप्लीट है क्या? नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? अगर उस लेवल के मतलब अगर गोल डेप्थ इधर है और आपने लेवल ऊपर ले लिया तो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है ग्राफ में, बट आप नहीं पहचान पाओगे, आप नहीं पकड़ पाओगे, इसलिए कंप्लीट नहीं है। ऑप्टिमल है क्या? डेफिनेटली नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर गोल डेप्थ यहाँ पर है और आप यहाँ पर लेवल लगा दिए तो बेफालतू का मेमोरी आपने कंज्यूम किया, तो ऑप्टिमल भी नहीं है। IDDFS कह लो या IDS कह लो, इटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च या इटरेटिव डेप्थ सर्च, अगर आप इसको देखो तो ये बिल्कुल ऑप्टिमल भी है और कंप्लीट भी है, और यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ b का पावर d, क्योंकि गोल डेप्थ तक वो जाता है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ b इंटू d। तो आपने देखा सिर्फ मॉडिफिकेशन किया किसका? DFS का। कहाँ पर मॉडिफाई किया? जो m है वो हर फॉर्मूले में मॉडिफाई हुआ है। DLS में वो L बन गया, IDS में वो D बन गया, सिंपल। ओके, चलो इसी के साथ सारे फॉर्मूले हो जाते हैं रिवाइज्ड, सारे एल्गोरिदम भी हमने कर लिए रिवाइज। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो है ग्राफ थियरी बेसिक। सर ये क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं, जब गेट PYQs देखोगे तो टर्मिनोलॉजी होगी, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड ग्राफ, साइकिल्स और बहुत सारी ऐसे टर्म्स होंगे, अगर आप जानते ही नहीं वो बेसिक्स तो आप डर जाओगे, इसलिए बेसिक्स दे रहा हूँ ताकि एक बार ये क्लियर हो जाए। वैसे तो ये पार्ट है डिस्क्रीट मैथ्स का, अगर आपने मेरे से डिस्क्रीट मैथ्स किया है तो ग्राफ थियरी के चैप्टर में पूरा हमने पढ़ लिया है, बट अगर नहीं किया है डिस्क्रीट मैथ्स तो अभी कर लो। ओके, सो ग्राफ थियरी बेसिक्स में बेसिकली ये कहता है कि जो ग्राफ आपका है वो दो चीज़ों से बनता है। किससे बनता है? सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस, दो ही चीज़ होती है। जैसे हमारा इनिशियल स्टेट, गोल स्टेट, बीच के स्टेट, ये हमारे वर्टाइसेस थे, और जो कनेक्शंस था वो हमारे एजेस थे, राइट। तो एक ग्राफ मैंने यहाँ पर बना लिया है, तो 4 वर्टेक्स है इसमें, और SP, PQ, QR, SR ये एजेस है। तो ग्राफ का नोटेशन होगा G/V, E, यानी ये जो ग्राफ है ये पूरा ये G है, किससे बना है? वर्टाइसेस एजेस से। वर्टाइसेस अपने आप में एक सेट है जो कि कंप्राइज करेंगे ये सारे सिंबल्स PQRS, तो आप देख सकते हो। एजेस जो है वो भी अपने आप में एक सेट है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता। जब भी मैं सेट कहता हूँ ना, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता कि P पहले Q बाद में Q, R बाद में Q, ऐसा नहीं। आपको चाहिए तो आप RSQP लिख दो या SQRP लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। वैसे ही एजेस में भी देखो यहाँ पर सेट बनाया है, और उसके अंदर भी हमने देखो सेट ऑफ P, Q का है, यानी सेट ऑफ P, Q का मतलब ये है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप P से Q जाओ या फिर Q से P जाओ, ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि डायरेक्शन नहीं दिया है, ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसलिए ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसलिए हमने कर्ली ब्रैकेट्स लगाया। तो जब भी कर्ली ब्रैकेट्स लगाए इसका मतलब समझ जाना ऑर्डर डू नॉट मैटर, और जब भी हम लगाते हैं इस प्रकार के ब्रैकेट्स तब समझ जाना कि ऑर्डर मैटर्स, ठीक। वैसे इस सिंबल को कहते हैं ओपन ब्रैकेट, है ना, और अगर ये वाला सिंबल हो जाए तो ये होता है क्लोज्ड ब्रैकेट। तो ऐसे 3 प्रकार के ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट और
क्लोज ब्रैकेट। नेवरदिलेस हम एजेस पर थे, तो एजेस में हमारे करली ब्रैकेट पी कॉमा क्यू हो गया, वैसे ही रेस्ट क्या क्या है, क्यू कॉमा आर है, आर कॉमा एस है, एस कॉमा पी है। नोट कीजिएगा पी कॉमा आर मत कहना, क्योंकि उसमें कोई एज नहीं है, पी से आर में कोई एज नहीं है, तो पी कॉमा आर मत कहना, सिर्फ 4 एजेस है, तो मैंने वो वहाँ पर लिखे हैं। अब आपका सवाल होगा सर जी अगर डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाए तो क्या होगा। देखो आपके सामने वर्टाइसेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, एजेस को फर्क पड़ेगा। तो एजेस वाले सेट में अब मैंने करली ब्रैकेट नहीं लिखे, क्यों? क्योंकि इस वाले डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो P से Q कोई एज नहीं है, सिर्फ Q से P एज है, इसलिए हम लिखेंगे ओपन इंटरवल Q कॉमा P, क्योंकि ये दर्शाता है Q से स्टार्ट हुआ है और P पर ख़त्म हुआ है, हेंस ऑर्डर मैटर कर रहा है। और यहाँ पर करली ब्रैकेट नहीं है, ये सब आपको नोटेशन देखना है। वैसे अगर आपने सेट थियरी पढ़ा है आइदर लोअर स्टैंडर्ड्स में या फिर अगेन डिस्क्रीट मैथ्स में, तो आपको मालूम है ये नोटेशन होता है ऑर्डर्ड पेयर का, नोटेशन है ऑर्डर्ड पेयर का। तो स्टार्ट फर्स्ट वाले एलिमेंट से हुआ है, एंड सेकेंड वाले एलिमेंट पर होगा। तो इस तरीके का ये ऑर्डर्ड पेयर होता है रिप्रेजेंटेशन में। वैसे ही आप रेस्ट के लिए करो P कॉमा एस, एस कॉमा आर, आर कॉमा क्यू, सब ओपन इंटरवल में हमने लिखा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो जो आपके डाउट्स है सारे मैं क्लियर करूंगा एक एक करके। नेक्स्ट डाउट आता है शेप को लेकर के। क्या ग्राफ थियरी में शेप मैटर करता है? नहीं करता, शेप मैटर नहीं करता। ग्राफ थियरी तो 2 ही चीज़ों से बना है, वर्टाइसिस और एजेस, बस वही मैटर करता है। तो अगर आपका ग्राफ है ABCD इस प्रकार का, अगर आप उसको ऐसा शेप दे दो और फिर भी रखो ABCD वर्टाइसिस और वैसे ही एजेस रखो, तो ठीक है, दोनों सेम है। अगर कलाकारी करनी है करो, बट फिर भी सेम ही है। देखो वर्टाइसिस 4 है और अभी भी वही एजेस है, तो क्या सर जी ये भी वही है जो ऊपर वाला है? नहीं, वर्टाइसेस सेम दिखाई दे रहे ABCD, बट एजेस सेम नहीं है। आप एजेस यहाँ पर देखो, A से B था, इसमें A से B कोई एज ही नहीं है, हेंस ऊपर वाले ग्राफ नीचे वाले ग्राफ अलग है। हाँ, ऊपर वाले में ये तीनों सेम है, बट दिस वन इज डिफरेंट। क्लियर हो गया? चलिए आगे हमारे पास है लेबल्ड ग्राफ, यानी एजेस को लेबल किया गया है। वर्टाइसेस तो ठीक है ABCD, बट एजेस आप देखो E1, E2, E3, E4 ऐसा कहा गया है। तो आप एजेस में सीधा वैसे लिख सकते हो, सेट ऑफ E1, E2, E3, E4। और ये सारे अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं। अब जो ग्राफ के 2 टाइप है वो होते हैं डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड। एग्जामिनर का फेवरेट होता है डायरेक्शन डाल करके आपको फंसाना। तो डायरेक्टेड ग्राफ आपको केयरफुली देखना है, डायरेक्शन इन्वॉल्व होगा। A से B ही एज है, B पर पहुंच गए तो अब वापस A पर सीधा नहीं जा सकते, जाना है A पर तो B से C जाइए, C से D जाइए, D से A जाइए, तब आप A पर पहुंच सकते हो। डायरेक्ट B से A नहीं जा सकते। चलिए अनडायरेक्टेड ग्राफ में तो A से B भी जाओ, B से A जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, अब हमारे पास है पैरेलल एजेस एंड सेल्फ लूप। पैरेलल एजेस यानी अगर C से D एक रास्ता है और अगर आप एक और रास्ता बना दो तो उसी को हम कहते हैं पैरेलल एजेस। चाहो तो 3 रास्ता भी बना सकते हो, 4-5 जितने रास्ते चाहिए बना सकते हो, तो ये पैरेलल एजेस हो जाएंगे। वही अगर मैं सेल्फ लूप की बात करूँ तो नाम में ही है, एक लूप है और वो सेल्फ में है, यानी B से B जाने का ये एक सेल्फ लूप। ओके, वैसे अगर कोई साइकिल आपसे कह दे व्हाट इज़ अ साइकिल, तो A से B आप गए, B से C गए, C से A गए, ये एक साइकिल हो गया। शुरुआत की A से और पूरा B C A वापस आ गए, तो एक कंप्लीट साइकिल हुआ ABCA। टर्मिनोलॉजीज है जो आपको मालूम होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। अनडायरेक्टेड ग्राफ में 3 टाइप है, सिंपल ग्राफ, मल्टी ग्राफ, सूडो ग्राफ। सिंपल ग्राफ यानी ना उसमें पैरेलल एजेस है ना उसमें सेल्फ लूप है, सिंपल सा ग्राफ है जैसे कि ये। मल्टी ग्राफ में बस सेल्फ लूप नहीं होने चाहिए, बाकी पैरेलल एज डालना है तो डाल दो, नहीं डालना है ठीक है, बट सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए। ओके, नो सेल्फ लूप, पैरेलल एजेस चल जाएंगे। सूडो ग्राफ में कोई भी चल जाएगा, पैरेलल डालना डालो, सेल्फ लूप डालना डालो, ठीक है। सूडो ग्राफ में एवरीथिंग इज अलाउड। इस जैसे आपने देखा होगा वेजिटेरियन, एगिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, तो नॉन वेजिटेरियन को आप वेज खाना भी दे दो उसे चल जाएगा, नॉन वेज दे दो चल जाएगा, बट अगर वेजिटेरियन को आपने अंडा दिया वो बुरा मान जाएगा, ठीक है। एगिटेरियन को आपने बीफ दिया तो आपका कत्ल कर देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी में मालूम होनी चाहिए। चलो अगर आपको समझ में आया है या नहीं वो चेक करने के लिए एक टेस्ट है, 3 एग्जाम्पल आपके सामने, बताओ वो सिंपल ग्राफ है, मल्टी ग्राफ है या सूडो ग्राफ है।
कर लिया ट्राई, चलो मेरी बारी। सबसे पहले हमने देखा सेल्फ लूप, तो सेल्फ लूप नहीं चलता है सिंपल ग्राफ को, मल्टी ग्राफ को भी नहीं चलता है। हाँ सूडो ग्राफ को सेल्फ लूप भी चल जाएगा, ये वाला भी। तो सूडो के लिए यार सब कुछ चल ही जाएगा, ग्राफ है ना, बस लड़की है जिंदा है उसको चल जाएगा। ओके चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, इसमें सेल्फ लूप नहीं है, बढ़िया। इसमें पैरेलल एजेस है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं। तो मल्टी ग्राफ को चल जाएगा, उससे खतरा बस सेल्फ लूप वाला ही होता है, खतरा नहीं है ना, ठीक है। और सिंपल ग्राफ को खतरा होता है पैरेलल एजेस और सेल्फ लूप दोनों का, वो भी नहीं है ना, ठीक है। इसमें पैरेलल एजेस है तो सिंपल ग्राफ नहीं होगा बट मल्टी ग्राफ हो जाएगा, मज़ा आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कनेक्टेड ग्राफ। जैसा नाम है वैसे ही काम है, कनेक्टेड ग्राफ यानी हर एक स्टेट आपस में कनेक्टेड है। अगर आपको स्टेट ए से बी जाना है रास्ता मिलेगा, बी से डी जाना है रास्ता मिलेगा, ए से डी जाना है रास्ता मिलेगा, हर स्टेट आपस में कनेक्टेड है, उसी को कहते हैं कनेक्टेड ग्राफ। अगर रास्ता नहीं मिल रहा है तो डिसकनेक्टेड ग्राफ। सो कनेक्टेड ग्राफ का वैसे तो डेफिनेशन है, जी ग्राफ इज कनेक्टेड ग्राफ आई एफ एफ, यानी इफ एंड ओनली इफ। ये क्या सिंबल है, ये वाला सिंबल है फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई इन वर्टेक्स सेट। ये क्या सिंबल है, देयर एग्जिस्ट पाथ बिटवीन देम। ओके आई रिपीट, ये सिंबल है फॉर ऑल, ये सिंबल है देयर एग्जिस्ट, ये वाला है इफ एंड ओनली इफ। सो एक ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ तब कहेंगे इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल, कोई भी ऐसा छूटना नहीं चाहिए, आपस में सारे स्टेट्स यानी वर्टेक्स सेट, देयर एग्जिस्ट पाथ बिटवीन देम। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया यहाँ पर, ये देखो ये 1 2 3 4, आप कोई भी दो ले लो कि 1 से 4 जाना है तो रास्ता है क्या है, 1 से 3 जाना है रास्ता है क्या, डायरेक्ट नहीं है बट इस तरीके से पहुँच सकते हो। 1 से 2 जाना है, डायरेक्ट नहीं है बट इस तरीके से जा सकते हो। तो आप कोई भी दो वर्टेक्स ले लो, 2 से 4 जा सकते हैं ऐसे, 2 से 1 जा सकते हैं ऐसे, 2 से 3 तो सीधा ही जा सकते हैं। तो आप कोई भी दो वर्टेक्स ले लो, कनेक्शन मिलेगा। सर ऐसा कोई ग्राफ हो सकता है क्या कनेक्शन ना मिले? ये देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप हो 1 पर और आपको जाना है 2 पर, सर 1 से सिर्फ 4 जाया जा सकता है, 2 के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। एग्जैक्टली तो ये है डिसकनेक्टेड ग्राफ। कि अगर एक ग्राफ आपके सामने हो तो उसको डिसकनेक्टेड ग्राफ तब कहेंगे जब देयर एग्जिस्ट एक्स कोमा वाई, अगर एक भी ऐसा पेयर मिले एक्स कोमा वाई का इन दी वर्टेक्स सेट कि वहाँ पर पाथ एग्जिस्ट ना करता हो, तो हो गया वो डिसकनेक्टेड ग्राफ, सिंपल। नेक्स्ट है हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ की थोड़ी और बातें। कनेक्टेड ग्राफ तो आपने देख लिया ना, कोई भी एक्स कोमा वाई ले लो तो उसमें एक रास्ता तो आपको मिल जाएगा, और अगर रास्ता ना मिले तो फिर वो डिसकनेक्टेड है। तो कनेक्टेड के अंदर भी स्ट्रेंथ होगी ना, जैसे आपका नेटवर्क होता है, अरे बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है या वीक स्ट्रेंथ है या बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है। कनेक्टेडनेस इन दी डायरेक्टेड ग्राफ में वीकली कनेक्टेड, यूनिलैटरली कनेक्टेड, स्ट्रांगली कनेक्टेड। तो वीकली कनेक्टेड क्या है? वीकली कनेक्टेड का डेफिनेशन है देयर इज अ पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस इफ यू इग्नोर एज डायरेक्शन। एज डायरेक्शन को इग्नोर करो और आप कोई भी दो वर्टेक्स ले लो, अगर रास्ता है तो वीकली कनेक्टेड, रास्ता नहीं मिला, अगर एक भी ऐसा वर्टेक्स पर आपके सामने आ गया जहाँ पर रास्ता नहीं है तो वीकली कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि वो कनेक्टेड ही नहीं है, डिसकनेक्टेड है। सिंपल सी बात। तो सिंपल डेफिनेशन है पहला। तो आपके सामने ये एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पर डायरेक्शन इन्वॉल्व है बट डायरेक्शन को मारो गोली, और डायरेक्शन को अगर मारोगे गोली तो ग्राफ ऐसा दिखेगा। तो ऑब्वियसली ये कनेक्टेड ग्राफ है, अगर एक कनेक्टेड ग्राफ है तो वीकली कनेक्टेड है। यहाँ पर आप देखो डायरेक्शन को मारो गोली तो ये आपस में हो जाएगा स्क्वायर, और एक ये बार है, तो हो गया ना प्रॉब्लम, डिसकनेक्ट हो गया, क्योंकि उस पॉइंट में जाया ही नहीं जा सकता, इधर से इधर नहीं जाया जा सकता, इधर से इधर नहीं जाया जा सकता। हैंस ये वाला जो ग्राफ है ये है नॉट वीकली कनेक्टेड, क्योंकि ये डिसकनेक्टेड ग्राफ है। तो पहला वाला सिंपल था, अब जो दूसरा है वो है यूनिलैटरली कनेक्टेड ग्राफ। अब ये क्या बला है सर जी? तो डेफिनेशन देखो, तो बेसिकली अ वीकली कनेक्टेड ग्राफ में ही थोड़ा सा क्राइटेरिया ऐड करो। क्राइटेरिया ये है कि फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई देयर एग्जिस्ट पाथ फ्रॉम x टू y या y टू x। अगर दो वर्टाइसेस हमने ले लिए तो इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स का रास्ता होना चाहिए, अगर नहीं है तो यहाँ से यहाँ पर होना चाहिए, दो में से कुछ एक तो होना चाहिए। सर अगर दोनों ही ना हो तो फिर वो यूनिलैटरली कनेक्टेड नहीं है।
समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये ऑब्वियसली कनेक्टेड ग्राफ है इसलिए ये वीकली कनेक्टेड तो है, ये भी ऑब्वियसली कनेक्टेड ग्राफ है तो वीकली कनेक्टेड ग्राफ तो है ही। अब हमें बस चेक करना है कि इन दोनों में से कौन है यूनिलैटरली कनेक्टेड, क्या दोनों है या दोनों नहीं है। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले इसको चेक करते हैं। हम शुरुआत करेंगे 1 से। ओके, तो जब मैंने 1 से 2 जाने की कोशिश करी तो डायरेक्ट रास्ता तो नहीं मिला, बट क्या 2 से 1 रास्ता है? क्या है? ये तो नहीं था, बट 2 से 1 है तो मैं खुश हो गया, है ना। आइदर मेरे को x2y दे दो या फिर y2x दे दो तो मैं खुश हूँ। अगर दोनों भी नहीं है तो मैं दुखी हूँ। ओके, तो 1 से 2 वाला हिसाब तो ठीक है। अब 1 से 3 वाला हिसाब देखते हैं। क्या 1 से 3 जाया जा सकता है? इधर से गए तो नहीं है रास्ता, ऊपर तो जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो 1 से 3 नहीं जा सकते, बट क्या 3 से 1 जा सकते हैं? क्या 3 पर हम है, नीचे गए 1 नहीं मिलेगा, और उल्टा तो रास्ता ही नहीं है जाने का। ओ, दिक्कत हो गया। x2y भी रास्ता नहीं है, y2x भी रास्ता नहीं है। इसका मतलब ये आपका यूनिलैटरली कनेक्टेड ग्राफ नहीं है, नॉट यूनिलैटरली कनेक्टेड ग्राफ। अच्छा, अब इसकी चर्चा कर ले। 1 से 2 जा सकते हैं? क्या नहीं, बट क्या 2 से 1 जाया जा सकता है? यस। क्या 1 से 3 जा सकते हैं? क्या 1 से 3 तो रास्ता ही नहीं है यार। 3 से 1 जा सकते हैं? क्या 3 से 1 ऐसे जा सकते हैं? जा सकते हैं। 1 से 4 जा सकते हैं? क्या नहीं जा सकते, बट क्या 4 से 1 जाया जा सकता है? 4 से 1, यस, ठीक है। तो 1 से सारे प्लेयर्स हो गए। अब 2 से, अब 2 से 1 मत कहना, क्योंकि ऑलरेडी जब 1 का कहानी हो चुका है, सो 2 से 1 में जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी को देखो, 2 से 3 जाया जा सकता है, 2 से 4 भी जाया जा सकता है, गुड। अब 3 से देखो, 3 से अब ये 2 और 1 मत देखो क्योंकि वो कहानी हो चुकी है। अब 3 से 4 देखो, जा सकते हैं, यस। तो बस सबसे रास्ता बन रहा है, एंड देयरफॉर वी कैन से ये आपका हो रहा है यूनिलैटरली कनेक्टेड ग्राफ। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रांगली कनेक्टेड। इसी एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट में देखो मैं क्या चेंजेस कर रहा हूँ। पहले तो यही हो जाएगा, इसमें जो है अभी अभी जो आया, एक यूनिलैटरली कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए जिसमें और की जगह बस एंड होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो वो स्ट्रांगली कनेक्टेड। यानी अगर ये x स्टेट है और ये y स्टेट है, x से y रास्ता होना चाहिए एंड y से भी x होना चाहिए, तब स्ट्रांगली कनेक्टेड। यूनिलैटरली कनेक्टेड क्या कहता था? x से y हो जाए या फिर y से x हो जाए, मैं खुश हूँ। स्ट्रांगली कनेक्टेड खुश नहीं होता ऐसा। स्ट्रांग कनेक्शन यानी अगर मुझे तुमसे प्यार है, तुमको भी मेरे से होना चाहिए, तब स्ट्रांग कनेक्शन, राइट। तो ये चीज़ है। एक एग्जाम्पल कर ले। अब इस एग्जाम्पल पे बताना कि ये स्ट्रांगली कनेक्टेड है या नहीं। कर लिया ट्राई, चलो मेरी बारी। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे 1 से, क्या 1 से 2 जा सकते हैं? यस। और फिर 1 से 3 जा सकते हैं? क्या ऐसे तो नहीं जा सकते, बट ऐसे घूम करके जा सकते हैं। 1 से 4 जा सकते हैं? क्या? यस। सो 1 से 3 भी हम पहुँचे, 1 से 4 भी पहुँचे। अब 2 की बारी। अब पूरा देखना पड़ेगा, सारे नोट्स को देखना पड़ेगा। 2 से 1 जा सकता है? क्या ऐसे जा सकते हैं? 2 से 3 ऐसे, 2 से 4 ऐसे, हाँ। सो 2 से 1 भी जा सकते हैं, 2 से 3 भी जा सकते हैं, 2 से 4 भी जा सकते हैं। अब 3 से देखना पड़ेगा। क्या 3 से 1, 3 से 2, 3 से 4 हम जा सकते हैं? सर 3 से 1 तो ऐसे ही पहुंच जाओगे, 3 से 2 जाना है तो ऐसे घूम जाना आगे, और 3 से 4 जाना है तो ऐसे घूम जाना। हाँ सर जी, ये भी हो रहा है। अब 4 की बारी। क्या 4 से 1, 4 से 2, 4 से 3 हम जा सकते हैं? क्या सर 4 से 1 जाना है आपको तो ऐसे जाना, 4 से 2 जाना है आपको तो आगे राइट मार लेना, और 4 से 3 तो ये देखो इधर ही आप पहुंच गए सर। यानी सब हो रहा है। अगर सब हो रहा है तो ये स्ट्रांगली कनेक्टेड है। अच्छा, क्या इसको हम स्ट्रांगली कनेक्टेड कह सकते हैं? क्या नहीं सर जी, इसको स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सर जी अगर आपको 1 से 3 जाना है, रास्ता ही नहीं है 1 से 3 जाने का, इसलिए ये स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अगर बातें क्लियर हो गई, समझ में आ गई, तो बस इतना ही था। तो इसी के साथ आपका अनइन्फॉर्म्ड सर्च अल्गो का चैप्टर हो जाता है समाप्त। इसके बाद हम करेंगे गेट के PYQs
और वो होगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग द लेक्चर।